नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल ने उन्हें दोबारा सत्ता में पहुंचाया तो पूरे देश में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन बीजेपी की एक विधायक बुलडोजर को लेकर आखिर क्यों और कैसे आग बबूला हो गई, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये बताइए कि घर गिरा देते तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तहसील में आग लगाने की धमकी दी जा रही है। सम्मान ये रखा, क्या बुलडोजर लेकर चले आए? ये सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे। तहसीलदार को समर्थकों की धमकी दी जा रही है। तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी हरे रंग की साड़ी में कुर्सी पर बैठकर तहसीलदार को धमका रही ये बलिया की बांसडीह से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है। आसपास समर्थकों का जमावड़ा है और केतकी सिंह बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आग बबूला हो रही है। आज पूरे देश में सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का बोलबाला है। सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए। सीएम योगी ने जो बुलडोजर मॉडल चलाया है वो दूसरे राज्यों में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लेकिन इसी बुलडोजर की कार्रवाई पर बीजेपी विधायक बिदक गई। पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील। पूरा मामला बलिया जिले के सतवार गांव का बताया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे। इस बात पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का पारा चढ़ गया। सम्मान ये रखा, क्या बुलडोजर लेकर चले आए? ये सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे। विधायक के सामने ही तहसीलदार को भद्दी गालियां भी दी गई। आप पूरा घर बचा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? कल को बुलाइए इसको। विधायक क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी क्या समझते हैं विधायक का मतलब? ये बताइए कि घर गिरा देते तब बुलडोजर पर भड़कने वाला वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी विधायक केतकी सिंह सीएम योगी को ही कवच बनाने लगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ यह कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। बस यही मामला था। बीजेपी विधायक के तहसीलदार को धमकाने वाला वीडियो ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। विकास कार्यों के नाम पर जिस बेहिसाब दर पर सत्ता से जुड़े लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है, वही दर आम आदमी को भी दी जाए और उनको भी जिनके जायज निर्माण पर केवल विद्वेषवश बुलडोजर चलाया गया है। भाजपाइयों को लाभ पहुंचाने में मुआवजा भ्रष्टाचार का नया तरीका बन गया है। बीजेपी विधायक के तहसीलदार को धमकाने वाले वीडियो पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक विधायक को हिदायत दी जाएगी कि अगर आगे सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। और उधर उत्तर प्रदेश के बांदा के बीजेपी नेता श्वेता सिंह की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। श्वेता के ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो वहीं उनके मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष ने श्वेता की हत्या की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन आरोपी पति दीपक फरार है। मोदी जी होगी मम्मी को न्याय दिलाइए। हाथ जोड़कर ये दो मासूम लड़कियां पीएम मोदी और सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मोदी जी होगी मम्मी को न्याय दिलाइए। यूपी के बांदा की इन बेटियों का आरोप है कि इनके पिता और दादा ने ही इनकी मां की हत्या की है। जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। और लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बांदा के इंदिरा नगर में बुधवार को बीजेपी नेता श्वेता सिंह का शव उनके ही घर में संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। श्वेता बांदा जिले के बीजेपी महिला मोर्चा की संगठन मंत्री थी। श्वेता के मायके वाले और उनकी बेटियों का आरोप है कि ससुराल पक्ष श्वेता को दहेज के लिए परेशान करता था, इसी वजह से श्वेता की हत्या की गई है।
श्वेता के भाई ने थाने में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। श्वेता के पति, सास ससुर और जेठ पर मामला दर्ज हुआ है। श्वेता की बहन का आरोप है कि श्वेता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन बच्चों के लिए वो हर जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। जाता था इनके तो कहते थे इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं, उसमें और उसकी गलती, उसकी दुल्हन की गलती। उनकी क्या गलती? वो औरत आज तक किसी से चिल्ला कर नहीं बोली होगी। सब जानते, हमारा पूरा यहाँ बात है, उसके अगल बगल मोहल्ले वाले भी जानते कि इसकी आवाज आज तक सुनी ना होगी, किसी ने अगल बगल वालों ने भी नहीं सुनी होगी। मामले में सस्पेंस फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप से भी बढ़ा है। श्वेता ने मंगलवार को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था, घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। तो वहीं व्हाट्सएप मैसेज भेजकर श्वेता ने अपने मायके वालों से कहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और इसका जिम्मेदार उनका पति दीपक सिंह होगा। इसी आधार पर मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस जांच में पुलिस के हाथ कुछ ऐसे वीडियो भी लगे जिसमें श्वेता का पति दीपक बदतमीजी और अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। मुझसे दूर रह के बात लो, अब मैं मुंह में मार दूंगी। अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसे ही मारूंगी, क्योंकि खुद मुझे मत कहना। ऐसे ही तहरीर मिलेगी, तुरंत एफआईआर पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रूम पे ब्लड मिला? नहीं, ऐसा कोई ब्लड नहीं मिला है। फील्ड यूनिट भी मौके पे ऐसा कोई ब्लड या अभी सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। और ज्यादा हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी। पुलिस का कहना है कि श्वेता और उनके पति के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, इसलिए हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना से लापरवाही का अंजाम क्या होता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है, भुगत चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। नतीजा ये कि देश में कोरोना वापस लौट आया है और कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये लापरवाही कोरोना को निमंत्रण दे रही है। पिछले 2 हफ्ते से बड़ी तेजी से पैर पसारने लगा कोरोना। मास्क को लेकर जारी लापरवाही ने कोरोना के मामले देश भर में बढ़ा दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3303 नए केस आए हैं। साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,980 हो गई है। देश में इस समय 0.66% लोग रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, यानी पिछले 5 दिन में देश में कोरोना केस 27% तक बढ़ गए हैं। कोरोना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार 5 दिन से हर रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 1367 नए केस आए हैं। उससे पहले मंगलवार को 1204 नए केस, सोमवार को 1011 नए केस, रविवार को 1083 नए केस और शनिवार को 1094 नए केस आए थे। यानी पिछले 5 दिन में दिल्ली में कोरोना के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मास्क को लेकर जारी लापरवाही। जिन राज्यों ने अभी तक मास्क को अनिवार्य नहीं किया है, उनमें कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। मुंबई में कोरोना को लेकर अब तक मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 5 दिन में वहां कोरोना के केस 56% तक बढ़ गए हैं। कोरोना की इसी रफ्तार को देखते हुए 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना केसों की वजह से सरकार जल्द ही वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के गैप को कम करके 6 महीने कर सकती है। अभी तक कोरोना की दूसरी और बूस्टर डोज के बीच 9 महीने का गैप जरूरी था। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस बीच हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के घर पर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे। दोनों भाइयों को छोड़ने और रिसीव करने खुद दरवाजे तक आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा इसे राजनीति के चश्मे से न देखें, न जोड़ें इसे राजनीति से। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई पहुंचे। खुद नीतीश कुमार ने उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया और फिर छोड़ने भी बाहर तक आए। जल्दी जल्दी हो रही मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या सब कुछ ठीक है बीजेपी और जेडीयू के बीच? ये भी सवाल उठता है, लेकिन नीतीश कुमार का यही कहना है कि इसे राजनीति से ना जोड़ें। लाउड स्पीकर पर घमासान मचा है। 1 तारीख को औरंगाबाद में राज ठाकरे बड़ी रैली करने वाले हैं और जालना से औरंगाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है, लिहाजा मामले पर सियासी तनातनी भी बढ़ गई है। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है, किसे वहां पर दंगे करने हैं? पुलिस डिपार्टमेंट ने ही वो सब उनकी इंक्वायरी करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं। वो सब कहां से आए, किसने तैयार किए, किसने मंगाए, उसके बारे में इंक्वायरी होने के बाद सब बातें आगे आ जाए। एक तरफ बीजेपी जहां इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। और महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर आपको बिहार से आई हुई बड़ी खबर बता देते हैं। इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में। और अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि चाचा भतीजा अगर एक हो जाए तो बिहार के हित में। तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तेजस्वी यादव। और बड़ी खबर यह है कि जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप नीतीश के घर पहुंचे हैं, तो जेडीयू सांसद कह रहे हैं कि चाचा भतीजा अगर एक हो जाएं तो बेहतर। तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले एक हफ्ते में 2 बार साथ साथ नजर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव को लेने और छोड़ने नीतीश कुमार खुद आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और बहुत खास हो जाती हैं ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि जेडीयू के सांसद कह रहे हैं कि चाचा भतीजा अगर एक हो जाएं तो बेहतर है। अब नीतीश कुमार ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दावते इफ्तार में खूब रम जवा। हमारे साथ है मोहम्मद अशरफ अली फातमी जी और गिरधारी जी, दोनों लोग जेडीयू में हैं फिलहाल। दोनों लोग कभी आरजेडी में भी रहे थे। आज जो किस्सा हुआ है, तेजस्वी यादव यहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको छोड़ने तक उनकी गाड़ी पर गए हैं। क्या चल रहा है ये? भाई देखिए, आप जानते ही हैं नीतीश कुमार जी के वो भतीजा हैं और विपक्ष के नेता हैं और हमारे कार्यक्रम में वो आए, तशरीफ लाए, उनका स्वागत करना, उनको विदा करना हमारी पार्टी का परंपरा है, वो काम हुआ है। आपको लग रहा है कि ये जो इफ्तार में जो दावत हुआ है, एक दूसरे में शरीक हुए हैं, तो इसका आगे चल करके दलों में भी जो दूरी है वो मिटेगी? देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लें कि इस तरह के जो दावतें होती हैं उसका पॉलिटिकल आप लोग फॉरेन एनालिसिस स्टार्ट मत कर दिया कि। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलता है, उठता है, बैठता है, तो अच्छे विचार सामने आते हैं और अच्छे विचार, अच्छे कार्यक्रम बिहार के लिए बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। इसमें क्या परेशानी हो रही है? सबको ये जानना चाहता है कि क्या चाचा भतीजा फिर एक होंगे? चाचा भतीजा तो बराबर एक रहे हैं, कब अलग रहे बताओ? लालू जी और नीतीश जी कब एक नहीं रहे? पार्टियों में अलग हैं, 2 अलग अलग गठबंधन है, विचारधारा एक है जी, विचारधारा एक। तो नीतीश जी का विचारधारा समाजवादी, लालू जी का विचारधारा समाजवादी, यहाँ तक के रामविलास जी गुजर गए, उनका भी विचारधारा समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अब बहुत सारी कठिनाइयों की वजह से अलग अलग गठबंधन रहता है, चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है, बातें बना रही है अपना सीएम बनाने की बात कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूरी बढ़ रही है और इधर नजदीकी है?
नहीं आपको कहीं लगता है कि नीतीश जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बिहार का बन सकता है? अभी किसी समीकरण में देख लो आप, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। मैं नहीं कर रहा हूं 25-24 का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जब तक चाहते रहेंगे, जब तक उनके सेहत रहेगी, जब तक वो बिहार की राजनीति करना चाहेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विकल्प बिहार के अंदर उनके अलावा है। अब जहां तक सवाल पैदा आपने किया तो 2024 की बात कर रहे हैं आप, ये तो फैसला बहुत बड़ा है और ये फैसला तो नीतीश जी स्वयं करेंगे कि उन्हें क्या करना है आगे। इसके बारे में न मैं कुछ बोल सकता हूं न कुछ आप बोल सकते हैं, और किसके साथ समझौता रहेगा नहीं रहेगा ये पार्टी के ऊंचे लेवल का सवाल है और नीतीश जी को खुद करना होता है। नीतीश जी को खुद करना होता है। चलिए, फैसले की घड़ी तो आ ही रही है धीरे धीरे, लेकिन हम गिरधारी जी से पूछेंगे, आपके मित्र हैं। गिरधारी जी, राजनीति में कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है। पिछले दिनों जब नीतीश जी गए थे लालू जी के घर पर राबड़ी जी के इफ्तार पार्टी में, तो मीसा भारती ने कहा था कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। क्या आप मानते हैं कि कुछ राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, समय पर सब बदलते रहता है। तो ये इफ्तार पार्टी में इफ्तार पार्टी ये तो दुश्मनियां मिटाने के लिए है। ये जो लोकतंत्र है ना, स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचय है कि पक्ष और विपक्ष जो स्वस्थ लोकतंत्र है। संविधान में जो पक्ष और विपक्ष दोनों को बनाया, इसीलिए बनाया है कि दोनों मिल के शासन को चलाइए और दोनों मिल के बिहार का तरक्की में लाइए। अच्छा, एक सवाल दोनों लोग से है कि नीतीश जी अमूमन मीडिया से बात करते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी जब से वो गए हैं इफ्तार पार्टी में कुछ नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी आए, तेजस्वी के घर गए, तो आपको लगता है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कह रहा है? देखो, ऐसा है, हो सकता है कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, रहस्य से पर्दा उठा, बाकी तो ये तो आप लोग उठाओगे भाई। कुछ दूरी नहीं है, कुछ काम तो आप लोगों को भी करना है। तो आप एक बात समझो, आपको ये जो नजदीकियां हैं, आज बीजेपी भी थी, आरजेडी भी, कांग्रेस भी, कम्युनिस्ट भी, हम पार्टी भी, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? हमसे नहीं मतलब, आपके नेता से मतलब है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं दलों की दूरी है, दिलों की दूरी नहीं है। बिखरते टूटते रिश्तों की एक लंबी कहानी है, किसी को क्यों कोई बदनाम करे, मजबूरियां होंगी। एक सवाल, आपके साथ में समर्थक लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आज मूड क्या है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार फिर वापस साथ आ सकते हैं? बिहार के अच्छा के लिए नीतीश कुमार जो बेहतर होगा वही करेंगे। वही बात है कि जो अच्छा होगा उसके लिए करेंगे, जो अच्छा होगा नीतीश कुमार वही करेंगे। बहुत अच्छा है। तेजस्वी अगर एक साथ आ सकते हैं, आपको लगता है अगर आ जाए? आ सकते हैं, सवाल नहीं है। अगर आ भी गए तो चाचा भतीजा का मामला है, ये अच्छा संकेत है कि बिहार का विकास। तो लीजिए, जेडीयू के सांसद कह रहे हैं कि विचारधारा भी एक है, जेडीयू और आरजेडी की। वाले लाउड स्पीकर उतरवा दिए, अब विरोधी पार्टी के नेता भी योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज योगी से आपको सुनवाते हैं कि कड़ी कानून व्यवस्था के रास्ते पर चलने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या है। मानक से ज्यादा शोर करने वाले सभी लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं। ये मानना होगा हम इस कार्य को कर सकते हैं, मैं करूंगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको बताएं कि यूपी में अब तक 10,000 से ज़्यादा ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं जो धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं। इसके अलावा 37,000 के आसपास स्पीकर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ कम की है। आप देखेंगे आपके मार्ग में जो सूल हैं, तो सूल आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे। इबादत जो है वो धीमी होनी चाहिए। अजान की आवाज नमाजियों के कान में खुद ब खुद पहुंच जाती है, वो अपने यहाँ मस्जिद तक पहुंच जाते हैं। मुसलमानों को कोई इतराज नहीं है। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए। पहले संकल्प किया, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और तय किए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि हिंदुस्तान यूपी का मुरीद हो गया। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। न हिंदू का नाम देखा, न मुसलमान का, न मंदिर से मुरव्वत की और न ही मस्जिद से। सीएम योगी का आदेश साफ था कि धार्मिक परिसर के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए और इस आदेश को पूरा करने के लिए पूरा प्रशासन यूपी के गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर दिखाई देने लगा। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार में भी आप देखिए कि लगातार जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हैं, उन लाउड स्पीकर्स को पुलिस प्रशासन की तरफ से आग्रह करके हटवाया जा रहा है। जैसा कि ये राइनी मस्जिद है, चौक इलाका है लखनऊ का, और यहाँ आप देखिए कि जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है वो लाउड स्पीकर सड़क की तरफ उसका मुँह है, और चूँकि ये मस्जिद सड़क पर है और ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें इसकी आवाज़ अंदर रखी जा सके, इस लाउड स्पीकर को हटवाने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कासगंज तक और प्रतापगढ़ से लेकर बरेली तक योगी का सरकारी अमला एक्शन में नजर आ रहा था। हर शहर से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी। मंदिर हो या फिर मस्जिद, या तो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे या फिर उनकी आवाज को कम किया जा रहा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी हैं इसमें। इससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपत्ति करने की, जब सबके लिए है तो। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी की है, तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कहां से कितने लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। लखनऊ में 2395 लाउड स्पीकर हटाए गए, गोरखपुर में 1788, वाराणसी में 1366, मेरठ जोन से 1204, प्रयागराज में 1172 और कानपुर जोन से 1056 लाउड स्पीकर हटवाए गए। इसी बीच इन तस्वीरों से अलग एक तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई। दरअसल सहारनपुर के हिंदू योद्धा परिवार ने ऐसे हर उस मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने की शुरुआत की जहां लाउड स्पीकर्स नहीं लगे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने हिंदू योद्धा परिवार के मुखिया विश सिंह कंबोज को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने उनसे नियम न मानने वालों पर एक्शन को लेकर सवाल किया। मानकों के विपरीत जो लाउडस्पीकर बज रहे हैं पूरे प्रदेश में, उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो किसी चीज में बाधाएं डाल रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर सरकार बिल्कुल सख्त है और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए ही है। और नियम कानून मानने वाला योगी का ये सख्त आदेश सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उनके लाउड स्पीकर वाले मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक हो रही है। स्पीकर निकाले गए हैं मंदिरों के भी, मस्जिद के भी, वहाँ पर समन्वय करके ये सब काम किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई अब तक, क्योंकि ये विवाद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। नहीं, यूपी में क्या करना क्या नहीं करना वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है, वो तो सही है। लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल को सही ठहराने वाले ये एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं, जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम हैं। कहने का मतलब ये है कि अजित पवार बीजेपी के विरोधी हैं, बावजूद इसके जिस मुद्दे पर उद्धव सरकार की किरकिरी हो रही है उसी लाउड स्पीकर को
बिना शोर किए धार्मिक स्थलों से उतरवा देने पर उनसे सहमत दिखाई दे रहे हैं अजित पवार। तारीफ तो चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी की है। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। योगी की तारीफ करने के साथ साथ राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसा। दरअसल वो राज ठाकरे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर बवाल शुरू किया था और 12 अप्रैल को उद्धव सरकार को चेतावनी भी दी थी। 12 तारीख है, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे से विवाद शुरू हुआ और फिर उसमें अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी। और ये बात पक्की है कि मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। नवनीत राणा सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, लेकिन भारी बवाल हुआ और पुलिस पति पत्नी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके ले गई। फिलहाल पति पत्नी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और बीजेपी उद्धव सरकार के इस एक्शन पर लगातार तीखे रिएक्शन दे रही है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। राणा दंपत्ति अपने निवास से तो निकले ही नहीं। जब वो निकले ही नहीं तो आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे डाला? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। यही वजह है कि एक राज्य में बवाल मचा है, जबकि योगी सरकार शांति से लाउडस्पीकर किनारे लगाने में जुटी है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार के मॉडल की तारीफ हो रही है। टीवी स्क्रीन पर वो 3 हिस्से मौजूद हैं जो मिलकर योगी मॉडल की कामयाबी को समझा रहे हैं: लाउडस्पीकर, बुलडोजर और कानून व्यवस्था। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि जिस साल योगी ने सत्ता संभाली यानी 2017 में यूपी में 34 दंगे हुए थे, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2018 से लेकर 2020 यानी लगातार 3 सालों तक यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 2017 से लेकर सितंबर 2021 के बीच 151 संदिग्ध अपराधी मारे गए, जबकि 3,473 अपराधी एनकाउंटर में जख्मी हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने 45,603 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि 650 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन हुआ। ये इस बात का सबूत है कि यूपी में सख्ती से कानून व्यवस्था का पालन हुआ है और योगी के सख्त कानून का प्रतीक बन गया है बुलडोजर। योगी के बुलडोजर मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है और कई राज्य इस मॉडल को फॉलो करने लगे हैं। योगी ने अपने पहले कार्यकाल में ही अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए थे, जो दोबारा सत्ता में आते ही और तेज हो गया। माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने वाले योगी मॉडल को अब बीजेपी शासित राज्य भी अपनाने लगे हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर का शोर सुनाई देने लगा है। लेकिन जिस योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उस मॉडल को अपनाकर योगी आदित्यनाथ आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? जवाब खुद योगी से सुनिए।
ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को देश की 6ठी अर्थव्यवस्था बनने में 70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है। दरअसल योगी उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। योगी गुजरात के मोदी मॉडल पर ध्यान लगाए हुए हैं ताकि यूपी को आर्थिक विकास के मोर्चे पर आगे ले जा सके। योगी की इस कोशिश का असर भी दिखाई देने लगा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही पूरे देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 28% हो चुकी है। यूपी में जिन एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है वो जैसे ही पूरे होंगे, पूरे देश के नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 1788 किलोमीटर की होगी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा होगी। और इसीलिए अब यूपी को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी कहा जाने लगा है। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना यूपी में कितना आसान हो गया है, ये राज्य की रैंकिंग बता रही है। 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी की रैंकिंग 14 थी, जो योगी सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में 2 नंबर पर आ गई। मैं आदित्यनाथ योगी दूसरी बार सत्ता में वापसी करने के बाद योगी ने जो पहले सबसे बड़ा वादा यूपी की जनता से किया था वो था कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी 76.40 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो उत्तर प्रदेश से किया वादा निभाना है योगी आदित्यनाथ को और इसीलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तय है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राज्य से गरीबी भी हटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। एक खुशहाल जिंदगी के लिए ये तीनों बातें पूरी होना बेहद जरूरी है। सी वोटर और एबीपी न्यूज ने सवाल किया था कि लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल कैसा लगा, तो ये लीजिए सर्वे के जो नतीजे हैं वो आपके सामने। अच्छा कहने वाले 63% लोग हैं, खराब कहने वाले 22% और पता नहीं कहने वाले 15%। यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर हटाने पर योगी ने काम किया वो अच्छा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।